गृहस्थी बसाने की कोई उम्र नहीं होती। अजी सुनते हैं, आपने सुना हमारे आयु वर्ग के कुछ लोग अपनी सोसाइटी से चारों धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। कितना वक्त हो गया, हम भी कहीं एक साथ नहीं गए हैं। जब तक आप नौकरी करते थे, 2-3 साल में एक बार पोस्टिंग के बहाने, फिर पोते पोतियों से मिलने के बहाने हम कहीं आया जाया करते थे। अब तो इस चार दीवारी के अंदर बंद होकर रह गई हूँ। क्या पत्नी के प्रति आपका फर्ज बस तब तक था जब तक आप नौकरी करते थे? विमला जी अपने पति नरेंद्र कुमार से बोल रही थी। नरेंद्र बाबू बोले, किसने कहा भाग्यवान? मैं बस सेवानिवृत्त हुआ हूँ और देश के लिए मैंने अपने कुछ फर्ज निभा लिया, पर तुम्हारी जिम्मेदारी तो मैं अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगा। ऐसे ही लोग नहीं कहते कि फौजी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। विमला जी बोली, बस बस ज़्यादा हवा में मत उड़ो, फौज तक ही आपकी चली, बच्चों के सामने पता नहीं आपको क्या हो जाता है। इतना कहकर विमला जी उदास हो गई। नरेंद्र बाबू बोले, बस इतनी सी बात, तुम उदास मत हो। अभी हम टहलने के लिए जब पार्क में जाएंगे तो उन लोगों को अपनी भी सहमति दे देंगे। इतना सुनते ही विमला जी का चेहरा फिर से खिल उठा था। नरेंद्र बाबू के 2 बेटे बहू, पोते पोती, भरा पूरा परिवार था। सब एक साथ रहते थे। फौज से रिटायर होने के बाद नरेंद्र बाबू को बेटों ने साथ रहने के लिए कहा तो खुशी खुशी दोनों दंपति मान गए। आखिर पूरा जीवन जिन बेटों के नाम जिया, उनके साथ रहने का मौका जो मिल रहा था। शाम के 5:30 बजे थे। दोनों बेटे दफ्तर में थे, बहुएं आराम कर रही थी तो दोनों दंपति नीचे पार्क में टहलने के लिए निकल गए और साथ में विचार करके यात्रा पर जाने वालों को अपनी सहमति दे दी। 1-2 घंटे बाद जब अंधेरा होने लगा तो दोनों घर लौटे। तब तक दोनों बेटे भी आ चुके थे। सब मिलकर एक साथ चाय पी रहे थे। तभी नरेंद्र बाबू ने अपनी यात्रा और करीब 1.25 लाख खर्चे की बात बेटे बहू को बतलाई। दोनों बेटे सकते में आ गए। बड़ा बेटा सुरेश बोला, पापा इस महीने तो बहुत खर्चे हैं। बच्चों का एडमिशन, बुक्स, यूनिफॉर्म और हॉस्टल का खर्चा इस महीने तो मुझसे नहीं हो पाएगा। आप छोटे से बात कर लीजिए। तभी बड़ी बहू सोनिया बोली, पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी क्या है? सर्विस पीरियड में आप पूरी दुनिया घूम चुके हैं, अब घूमने को बचा ही क्या है? फिर क्यों जाना? छोटा बेटा राजू बोला, पापा मेरी तो हालत और ख़राब है। मेरे बच्चे तो छोटे हैं, उन पर तो और भी खर्चा होता है। मुझसे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, मुझे माफ़ कीजिए। छोटी बहू ने भी झट से बड़ी बहू के हाँ में हाँ मिलाया और अपना पल्ला झाड़ लिया, जिसे देख दोनों दंपति बहुत हैरान हुए। दोनों बेटों ने कहा, पापा आपकी बहुएं सही तो कह रही हैं, बाहर जाकर कहीं चोट वोट लग गई तो हमारे लिए तो आफत हो जाएगी। माँ का तो समझ में आता है, आप इतने समझदार होकर ऐसी बातें कर रहे हैं। जरा तो सोचिए इस बात पर। इस बार का ट्रिप ड्रॉप कैंसिल कर दीजिए और पास के मंदिर में रोज जाया कीजिए, कौन मना करता है? निराश नरेंद्र बाबू विमला जी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चुपचाप चले गए। इधर दोनों बहुएं पति से कहने लगी, बुढ़ापे में आपके पिता का घूमने का शौक खत्म नहीं हुआ है। अरे अगर घूमना ही था तो फिर से कहीं नौकरी कर लेते, गार्ड की नौकरी तो मिल ही जाती। पर नहीं, आराम करना है और पैसे लुटाने हैं। दूसरी बोली, शौक तो देखो, बुढ़ापे में चारों धाम का नाम लेकर न जाने कहाँ मटर गश्ती करनी है। इतना कहकर चारों हंसते हुए अपने अपने कमरे में चले गए। विमला जी ने उनकी बातें सुनी। कमरे में जाते ही बोली, देखा आपने, मैं जानती थी ऐसा ही कुछ होगा। ये बच्चे भूल गए कि जहाँ जहाँ हम रहते थे वहाँ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि नौकरी के कारण आपको रहना पड़ता था। इनके खर्चे पूरे हो सके इसलिए हम कहीं नहीं जाते थे। पूरा जीवन तो इन पर निछावर कर दिया और
आज ये हमारे खर्चों का हिसाब लगाने लगे। नरेंद्र बाबू बोले, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये सपना मैं टूटने नहीं दूंगा। मैं दूसरे माता पिता की तरह अपना पूरा जीवन अपने बच्चों पर निछावर नहीं करूंगा, और वो भी तब जब मेरे बच्चे उस लायक नहीं हैं। इतना कहकर नरेंद्र बाबू और विमला जी ने जाने क्या आपस में क्या बात विचार किया और खामोशी से एक हफ्ता बिताया। एक सुबह किसी को बिना बताए वो दोनों घर छोड़कर निकल गए। अगली सुबह जब बेटे बहुओं ने उन्हें घर में नहीं पाया तो बहुत नाराज हुए। सब उनका फ़ोन मिलाने लगे तो फ़ोन की घंटी उसी कमरे से आने लगी। सबने ढूंढा तो दोनों का फ़ोन वही तकिए के पास रखा था। दोनों भाइयों ने बात विचार किया और लग गए अपने सगे संबंधियों को पूछने, पर सभी तरफ से बस निराशा ही निराशा हाथ लगी। सोनी बोली, जब तक घर में थे परेशान करके रखा था, अब देखो घर से निकल गए हैं तब भी परेशान ही देख कर गए हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। राजू दरवाजे पर गया तो दरवाजे पर कुछ लोग थे और उनमें से एक ने राजू को एक लिफाफा पकड़ाया। अंदर से सुरेश बोला, क्या बात है छोटे, कौन है और ये कागज कैसा है? सुरेश ने कागज अपने हाथ में लिया और खोलकर पढ़ा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। राजू बोला, भैया क्या लिखा है इस कागज में, जिसे पढ़ते ही आपके चेहरे का रंग बदल गया? सुरेश ने उत्तर दिया, पापा ने ये मकान बेच दिया और हमें भनक तक नहीं लगने दी। ये लोग इस मकान का पोजीशन लेने आए हैं। दोनों बहुएं संयुक्त स्वर में बोली, क्या? सोनिया तो वहीं सोफे पर धम से बैठ गई और राजू की पत्नी बोली, देख लिया अपने बाप की कारस्तानी, ये सिला दिया उन्होंने हमारी सेवा का, हमें तो बेघर किया ही, अपने पोती पोतियों के बारे में भी नहीं सोचा है। हे भगवान, अब हम बच्चों को लेकर हम कहाँ जाएंगे? सुरेश झट से उन सभी आगंतुकों को अंदर बुलाया, बीवियों को चाय पाने के लिए इशारा किया, फिर अपनी बात उन्हें समझाने की कोशिश करने लगा। उनमें से एक वकील बोला, ये सब बात हमसे करने का क्या फ़ायदा? पिछले हफ्ते आपके पिताजी हमारे क्लाइंट जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनके पास आए थे। उन्होंने उनकी नई सोसाइटी में एक 2 BHK फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पर बुक करने और इस घर को बिकवाने की बात की थी। वो ठहरे एक प्रॉपर्टी डीलर बाहर से मुआयना करके चले गए। उन्हें पसंद आ गया तो उन्होंने एक हफ्ते के अंदर इस मकान को खरीद लिया और उन्हें उस जमुना विहार सोसाइटी में एक 2 BHK फ्लैट दे दिया। सारी कार्रवाई करने के बाद जितने भी पैसे बचे थे वो नरेंद्र बाबू के अकाउंट में जमा कर दिया है। आज ही उन्होंने पोजीशन लेने की बात कही थी क्योंकि कल उन्हें 4 धाम की यात्रा पर निकलना है। सोनिया बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे इस घर को अगर हम आपको दे देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? वकील बोला, देखिए हमसे उलझने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी उन्होंने कहा है उनके कमरे का जितना भी सामान है उनके नए फ्लैट में शिफ्ट किया जाएगा, तो हम भी अपनी कार्रवाई पूरी करके इस घर पर अपना अधिकार कर सकते हैं। हम आपकी परेशानी समझ सकते हैं, इसलिए आज बस नरेंद्र बाबू का सामान ले जा रहे हैं। आपको आज रात तक का समय दे रहे हैं। हम कल फिर इसी समय पर आएंगे, पर याद रखिएगा कल हम अकेले नहीं बल्कि पुलिस के साथ आएंगे। सुरेश सर पकड़कर बैठ गया। सोनिया बोली, इस तरह से हार मानने से नहीं होगा, वो हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सुरेश बोला, ये घर उनका था, वो जो चाहे कर सकते हैं, गलती हमारी है, हमने ही कुछ ज़्यादा सख्ती कर दी। हम ये भूल गए कि पापा एक फौजी हैं, कानून वो भी जानते हैं। राजू की पत्नी बोली, जेठ जी अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अब हमारे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। सुरेश बोला, अब कोई चारा नहीं है, चलो पापा से ही बात करते हैं। उसने नई सोसाइटी का पता तो दिया ही था, सब मिलकर उनसे बात करते। इतना कहकर सब एक साथ निकल पड़े। दरवाजे की घंटी बजी। एक लड़के ने दरवाज़ा खोला। जैसे ही सुरेश अंदर आने लगा, लड़का बोला, अरे कहाँ घुसे आ रहे हैं, पहले बताइए कि किससे मिलना है? सुरेश ने कहा, पापा को बुलाओ। लड़का हैरानी से देखा। सोनिया बोली, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे आपके पिता कहीं के धन्ना सेठ हों। अरे नाम बताओ। सुरेश बोला, नरेंद्र कुमार से मिलना है। लड़का बोला, अच्छा आप लोग यहीं रुकिए, मैं अभी साहब को बुलाता हूँ। फिर वो अंदर गया। नरेंद्र बाबू बाहर आए और बोले, कौन आया है श्याम? अपने ही बेटों को देखकर उनके चेहरे पर थोड़ी भी हैरानी नहीं थी, मानो वो जानते ही थे कि वे लोग जरूर आएंगे। राजू
पिता के पैर पकड़ते हुए बोला, पापा आपको तरस नहीं आया हमारे छोटे छोटे बच्चों को उनके घर से बेघर करते हुए? सुरेश बोला, पापा हमने क्या कुछ नहीं किया आपके लिए, पर आपको जरा से भी तरस नहीं आया? भला ऐसा कोई अपने बेटों के साथ करता है? विमला जी सामने वाले कमरे में अपने जाने की तैयारी कर रही थी और सामानों को ठीक कर रही थी। तभी सोनिया ने अपनी देवरानी को इशारा किया और दोनों जाकर विमला जी के पैर में लटक गईं और रोने धोने लगी। बेटे की आवाज़ विमला जी के कान में पड़ी तो वो बहुओं को एक किनारे करके बाहर निकली। नरेंद्र बाबू कुछ कहते उससे पहले विमला जी बोली, बहुत कर लिया तरस बेटा, अब तुम लोगों पर तरस बिल्कुल नहीं आता। तरस का ही परिणाम था कि अपने रिटायरमेंट का सारा पैसा उन्होंने तुम लोगों के बच्चों पर लगा दिया। पूरा जीवन तुम दोनों के लिए पसीना बहाते रहे, हमें तो अपनी ज़िंदगी जीने का मौका ही नहीं मिला। पहले तुम लोगों का ख्याल रखा, रिटायरमेंट के बाद तुम लोगों के बच्चों का ख्याल रखा। रिटायरमेंट के बाद भी न कहीं जा सके न कहीं घूम सके। नरेंद्र बाबू बोले, रहने दो विमला, क्यों पुराने घाव को कुरेद रही हो? विमला जी बोली, नहीं जी, ये ऐसे बच्चे हैं, जब तक ये हमारे घाव को कुरेद नहीं देते इन्हें हमारे दर्द का एहसास नहीं होगा। अरे तुम लोगों ने तो रिटायरमेंट के बाद इनके पैसों को बांटकर अपने अपने अकाउंट में रख लिया और हमसे ये कहा कि जब ज़रूरत होगी तब हम मदद कर देंगे। क्या खूब मदद की है बेटा, शाबाश। महीने में जब पेंशन का पैसा आता था तुम दोनों अपना अपना खर्चा हमारे सामने रख देते थे, अपनी कमाई का तो कभी हिसाब नहीं देते थे, पर अपने पापा के एरियर के पैसे का भी हिसाब रखते थे। सोनिया बोली, मम्मी जी यहाँ पैसों की नहीं घर की बात हो रही है। विमला जी बोली, तुम तो चुप ही रहो, तुम भूल रही हो वो मकान हमारा था, तुम दहेज में लेकर नहीं आई थी, हमारी मर्जी हुई हमने अपना घर बेच दिया। राजू बोला, माँ आपने हमारे बारे में नहीं सोचा? विमला जी बोली, बेटा हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी की और उनकी गृहस्थी भी बसा दी। अब तुम जानो और तुम्हारे बच्चे जाने, क्योंकि तुम्हारे बच्चों के बारे में सोचने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। अब तुम लोग जाओ यहाँ से, हमें जाने की तैयारी भी करनी है। नया घर है, हम नहीं चाहते इस घर में कोई अपशगुन हो। सब जाने लगे तो सोनिया बोली, मम्मी जी ये आपने सही नहीं किया, आखिर हमारे बाद आपका है कौन? विमला जी हंसकर बोली, अरे हाँ, तुम लोगों को तो एक बात बताना तो हम भूल ही गए। बच्चे आश्चर्य से देखने लगे तो विमला जी बोली, एक संस्था में हमने अपनी मृत्यु के बाद के कार्यक्रम जैसे कंधे, चंदन की लकड़ी, कफन, सभी चीज़ों की बुकिंग करवा दी है। कुछ सीमित रिश्तेदार होंगे और भोज का भी प्रबंध हो जाएगा। जब जीवित रहते तुम लोग हमारे काम ना आए तो मरने के बाद हम तुमसे कोई अपेक्षा नहीं रखते। जाओ खुश रहो और वापस लौट कर मत आना, क्योंकि हमें भी अपनी नई गृहस्थी बसानी है। अब गृहस्थी बसाने की कोई उम्र तो होती नहीं है, इतना तो तुम बच्चों ने हमें सिखा ही दिया है। इतना कहकर विमला जी ने अपना मुंह फेर लिया। बेटे बहू का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि चुप रहने वाली उनकी माँ उन्हें 440 का झटका दे जाएगी। नरेंद्र बाबू पत्नी के पीछे पीछे समझाने चले गए। विमला जी ने एक न मानी, वो अपने फैसले पर अड़िग रही और बोली, मेरे पीछे पीछे मत घूमिए, थोड़ी मेरी मदद कीजिए। अरे अब हमारी नई गृहस्थी बसानी है, चलिए बताइए यहाँ ये फूलदान कैसा लगेगा? अब भले ही उस घर में बस वो दोनों ही रहते थे, पर हर कोने में खुशियाँ ही खुशियाँ होती थी। नई यादों को बसाने के लिए नई शुरुआत की कोई उम्र नहीं होती। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं और इसी तरह की इंस्पिरेशनल वीडियो स्टोरी देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।